वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोस मॉडल के बारे में। कोस मॉडल था वो कि बता रहा था मैजिक नंबर्स कि किस तरह से 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 जो ये मैजिक नंबर्स थे, क्या थे ये मैजिक नंबर्स थे। इन मैजिक नंबर्स के स्थायित्व के बारे में बता रहा था कि जिन भी नाभिक के लिए प्रोटॉन्स की संख्या या फिर हम कहें कि न्यूट्रॉन्स की संख्या या फिर कहें कि हम द्रव्यमान संख्या, ये तीनों में से कोई भी यदि इस नंबर के रूप में है तो वो अधिक स्थायी होते हैं नाभिक। इस बारे में बता रहा था कोस मॉडल। जिसके बारे में नहीं बता पाया था कौन? द्रव बूंद मॉडल। कौन सा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इस चीज के बारे में डिफाइन करने में असफल रहा। तो इस चीज को बताया था किसने? कोस मॉडल, सेल मॉडल ने। और सेल मॉडल में उसने क्या कहा कि जो जिस तरह से एक परमाणु के अंतर्गत कोष होते हैं उसी तरह से एक नाभिक है, उसके अंतर्गत भी नाभिक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है तो इसके अंतर्गत भी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इस तरह से न्यूक्लियस के अंतर्गत भी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, युग्मन करने के साथ साथ क्या करते हैं? गति करते हैं। और गति वहां पर भी दो प्रकार की होती है, एक तो कक्षीय गति और एक प्रचक्रण गति। तो जिसके आधार पर हमने उसको उपकोष के रूप में बांटा था, जिनको हम लिख रहे थे 1s हाफ, 1p, 3/2, 1p, 1/2, 1d, 5/2, 2s, 1/2। इस तरह से हम इसको लगातार लिखते हुए जा रहे थे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर मैक्सिमम जो न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं या प्रोटॉन्स आ सकते हैं, या एक ही लैंग्वेज में बोले कि न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, वो दो आ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किस नियम से भरे जा रहे थे? 2j+1 से। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। इस तरह से न्यूक्लियॉन्स उसमें भरे जा रहे थे। क्योंकि इसमें हम न्यूक्लियॉन्स को कौन से हमको भरकर ही देखेंगे? जो इनका युग्मन है उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि 8 प्रोटॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन आपस में समसंख्या है तो आपस में युग्मन कर लेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ युग्मन करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ युग्मन करता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर न्यूट्रॉन्स यहाँ पर 7 नंबर में है तो 6 तो इसमें क्या कर लेंगे? युग्मन कर लेंगे। इस तरह से एक रह जाएगा तो उसकी स्थिति को देखेंगे। उसकी जो स्थिति होगी उसी के आधार पर उसका हम क्या निकालते हैं? उसकी पैरिटी को चेक करते हैं, समता को चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं? उसकी मूल अवस्था को, कि वो अंतिम वाला जो अयुग्मित न्यूक्लियॉन है वो किस स्थिति में जा रहा है, वो इसकी क्या कहलाएगी? मूल अवस्था। किस तरह से? इसके लिए क्वेश्चन लिखें, फिर समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन लिखें, कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्था ज्ञात कीजिए। कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्था को ज्ञात कीजिए एवं उनकी पैरिटी ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है। समता भी लिख सकते हो, पैरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समता। और दे रखे हैं आपको, फर्स्ट दिया हुआ है 3 लिथियम 7, सेकंड दिया हुआ है आपको 7 and 15 नाइट्रोजन, और थर्ड दिया हुआ है आपको 8 ऑक्सीजन 70। इनके बारे में उनकी मूल अवस्था ज्ञात करनी है अयुग्मित न्यूक्लियॉन की, और उसकी पैरिटी हमें क्या करनी है? वहां पर ज्ञात करनी है। तो पूरा फोकस इधर करो। इनको लिखने के बाद इनको लिख लो और उसके बाद पूरा फोकस इधर। इधर देखो, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट 3 लिथियम 7 के लिए। इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 3,
और न्यूट्रॉन्स की संख्या, इसमें से ए में से जेड को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 4। तो ये तो कैसे हैं, इसमें एक कैसा है अयुग्मित है, तो अयुग्मन की अवस्था में है, और ये सभी की सभी कैसे हो जाएंगे युग्मित, क्योंकि 4 हैं, दो आपस में क्या कर लेंगे युग्मन कर लेंगे। न्यूट्रॉन के साथ युग्मन करेगा, प्रोटॉन के साथ युग्मन करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी युग्मन नहीं करते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें यहां पर। तो ठीक है, ये अयुग्मित है और ये युग्मित हैं। तो अयुग्मित न्यूक्लियॉन है, उनको हम उनकी उपकोषों में भरेंगे, चूंकि कोष मॉडल से प्रोटॉनों का विन्यास, क्योंकि न्यूट्रॉन है इनको नहीं भरेंगे, केवल अयुग्मित हैं उन्हीं को भरेंगे। तो प्रोटॉनों का विन्यास कितना हो जाएगा, देखो 1s हाफ, दूसरा कितना है 1p 3/2। तो इसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे, 3 भरने हैं हमें, तो 2 इसमें चले जाएंगे मैक्सिमम, एक बचा, एक कौन से में जाएगा, इसमें मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, मैक्सिमम से ऊपर नहीं बढ़ सकते कि इसमें 3 भर दिया आपने, नहीं, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं इसमें 2। उसके बाद एक जो जाएगा वो कौन सी में जाएगा अयुग्मित वाला, इसमें। अतः अयुग्मित न्यूक्लियॉन की मूल अवस्था, अतः अयुग्मित न्यूक्लियॉन की मूल अवस्था वो कितनी हो जाएगी 1p 3/2, कितनी हो जाएगी 1p 3/2। अतः पैरिटी p इक्वल टू -1 की पावर l होगा, तो -1 की पावर l, p कक्षक के लिए l कितना होगा, s के लिए 0, p के लिए 1, तो कितनी हो जाएगी पैरिटी -1। ठीक है, SPTF, l का मान 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, पैरिटी के टाइम पे बताया था। मतलब इसकी पैरिटी कैसी आई, विषम पैरिटी। पैरिटी दो टाइप की होती है, सम पैरिटी और विषम पैरिटी। अगर प्लस आ रहा है तो सम पैरिटी और माइनस आ रहा है तो विषम पैरिटी। कंप्लीट करें इसको। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। जो सम संख्या में है उनसे कोई मतलब नहीं है, विषम संख्या में है उनको भरना है। अंतिम जो अयुग्मित वाला जिसमें जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी मूल अवस्था हो जाएगी, और मूल अवस्था में SPDF कौन सा आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम -1 की पावर l कर देंगे। तो l की वैल्यू p कक्षक के लिए हमने लिख दी है, p कक्षक के लिए ऐसे लिख देना, l इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट में लिख देना, p कक्षक के लिए l इक्वल टू 1। कंप्लीट करो इसको। सेकंड देखते हैं इसके बाद। देखो इधर सेकंड आप कर सकते हो 7 and 15। इसमें प्रोटॉन्स की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो कितना है 15 - 7 यानी कि 8। 8 और 7 15। तो ये तो क्या है युग्मित है, युग्मित है, और ये क्या है अयुग्मित है, ये क्या है अयुग्मित है। अतः प्रोटॉनों का ही विन्यास लिखेंगे हम, प्रोटॉनों का विन्यास, प्रोटॉनों का विन्यास कितना हो जाएगा यहां पर देखो 1s हाफ, पहले लिख लिया करो क्रम को, यहां पर आ जाएगा 1p 3/2, यहां पर आएगा 1p 1/2 इस तरह से, और यहां पर आएगा 1d 5/2।
पहले 4 कक्षक किसके आएंगे, ये वन वाले के, पहली कक्षा के। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोटॉन्स के 7 बनने हैं, तो 2 यहां पर आ जाएंगे, 4 यहां पर आ जाएंगे, 4 और 2 6, एक बचा केवल, तो एक किस में जाएगा, इसमें जाएगा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यह आ जाएगा। अतः अयुग्मित न्यूक्लियॉन की मूल अवस्था, अयुग्मित न्यूक्लियॉन की मूल अवस्था वो कितनी हो जाएगी बताओ, 1p1/2 ये हो जाएगी। ठीक है, अतः पैरिटी सीधा लिख दूंगा, अतः पैरिटी माइनस p इक्वल टू माइनस 1 की पावर l माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगी p कक्षक के लिए, इसलिए -1, यानी कि हम लिख सकते हैं विषम पैरिटी। कितनी हो जाएगी, विषम पैरिटी। कंप्लीट करें इसको, सेकंड को, और थर्ड को खुद करके बताएं, खुद करो थर्ड को। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये क्वेश्चन, इसके बाद फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यूनिट सेकंड है आपकी रेडियो एक्टिविटी, ये करना है, लेकिन क्वेश्चन 8 ऑक्सीजन 70, इसको करके बताओ, ये आपने लिख लिया होगा। देखो आप इसको करोगे तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो ये तो कैसा है, युग्मित हो जाएंगे, सम संख्या में है, एक दूसरे से युग्मित कर लेंगे। ये कैसे हैं, यहाँ पर अयुग्मित हैं, तो इनको आप भरोगे तो किस तरह से भरोगे, 9 को भरना है, तो यहाँ तक देखो इस तरह से 1d 5/2 इस तरह से लिखोगे इनको पूरे को। इस तरह से 2 इसमें गए, 4 इसमें गए, इसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे 2, कितने हो गए 6 और 2 8 हो गए, हमें करने हैं 9, तो लास्ट वाला कहां पर जाएगा, ये इसमें जाएगा। ठीक है, 1d 5/2 में इस तरह से जाएगा। अतः अवस्था कौन सी हो जाएगी, मूल अवस्था, लैंग्वेज पूरी लिखना, 1d 5/2 ये मूल अवस्था हो जाएगी इसकी। और यदि हम पैरिटी की बात कर रहे हैं, पैरिटी कितनी हो जाएगी बताओ, -1 की पावर l, तो डी कक्षक के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 2, डी कक्षक के लिए, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि +1, यानी कि इसकी पैरिटी कौन सी आएगी, सम पैरिटी। कर सकते हो जहां पर आप पैरिटी लिख रहे थे, पैरिटी में शायद हमने ये 3 क्वेश्चन किए थे, वहां पर ध्यान रखना, या दूसरे भी हो सकते हैं, ध्यान नहीं है मेरे को। तो इस तरह से यहां पर हम ब्रैकेट में लिख रहे थे, तो उसकी मूल अवस्था जो लिख रहे थे, तो ये जो निकल कर आई है इसी को लिख रहे थे। जरा रिपीट करके देखना, उसको पेज पलट कर देखना, जहां पर हमने पैरिटी की थी वहां पर हम मूल अवस्था को जो लिख रहे थे, वो मूल अवस्था इसी वजह से लिखी गई थी। वो किस नियम से लिखी गई थी, कोस मॉडल के आधार पर। ठीक है, कंप्लीट करें इनको तीनों क्वेश्चंस को, इसके बाद यूनिट सेकंड देखेंगे रेडियो एक्टिविटी।
इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, इसमें एक युग्मित आएगा एक अयुग्मित आएगा, दोनों युग्मन होंगे या उस स्थिति में बिल्कुल जीरो हो जाएगी अवस्था, मूल अवस्था जीरो ही होगी, उसकी कोई अवस्था नहीं होगी, और दोनों ही अयुग्मित हैं तो उस स्थिति में जो नियम लगता है वो अलग नियम आता है, वो यहाँ पर नहीं है आपका बीएससी लेवल में, वो एमएससी लेवल में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एक यही वाली स्थिति आएगी कि एक युग्मित होगा एक अयुग्मित होगा, उस आधार पर हम उसकी मूल अवस्था को क्या कर सकते हैं, वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट जो सेकंड है आपकी, यूनिट सेकंड, इसे डालें, इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता बोल सकते हो या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता लिख देना। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी किसे कहेंगे, यही आपकी फर्स्ट हेडिंग है, एक तरह से हेडिंग या नॉर्मली आप बता सकते हो रेडियो एक्टिविटी किसे कहेंगे कि कोई भी जो अस्थायी पदार्थ होते हैं, अस्थायी परमाणु बोल सकते हो या अस्थायी पदार्थ बोल सकते हो, कोई भी अस्थायी पदार्थ है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेडियम, यूरेनियम, ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करते हैं, तो उनका ये उद्गम ही रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, उनका ये गुण ही क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिवता। जैसे कि हमने कहां पर पढ़ा था, सैगर चार्ट में पढ़ा था कि स्थायी तत्वों के लिए हम बना रहे थे किस किस में, एन और जेड में ग्राफ खींच रहे थे, तो वहां पर ग्राफ इस तरह से आ रहा था, एन बाई जेड रेशियो जो कर रहे थे हम, इस तरह से जिगजैग लाइन आ रही थी वहां पर, इस तरह से आ रही थी वहां पर जिगजैग लाइन, तो उसके आधार पर हम कह रहे थे कि जो भी जिगजैग लाइन पर एन और जेड की वैल्यू आ रही हैं वो सभी स्थायी हैं, जो भी इधर इधर आ रही हैं वो सभी कैसे हैं, अस्थायी। और अस्थायी जो तत्व है वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वहां पर अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या में क्या करते हैं, लगातार परिवर्तन करते हैं, यानी कि वो लगातार किनका क्षय करते हैं, वहां पर अल्फा बीटा कणों का क्षय करते हैं। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला कि कुछ ऐसी भी चीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में जब हमें पता चला तब उसके बाद हमें इन कणों के बारे में पहचान हुई कि कोई भी अस्थायी जो पदार्थ है अथवा परमाणु है वो किनका क्षय करता है, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करता है। तो किस आधार पर पता चला उनका, देखो कि उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स की इस वाली प्लेट पर तो पॉजिटिव विभव रख दिया, इस वाली प्लेट पर नेगेटिव विभव रख दिया, और यहां पर कौन सा पदार्थ रख दिया, जो भी अस्थायी पदार्थ है, या हम बोल सकते हैं इसको रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्या बोल सकते हैं इसको हम, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, इस पदार्थ को उन्होंने रख दिया। इनकी जो खोज की थी रेडियो एक्टिव पदार्थों की या रेडियो एक्टिविटी की, अल्फा बीटा गामा कणों की, वो की थी हेनरी बैकुरल ने। एक चीज और देख लेना, ही किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने, इसलिए इनको बैकुरल किरणें भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणों के साथ साथ क्या बोलते हैं इनको, बैकुरल किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा, इसमें से कुछ किरणें थी जो कि पॉजिटिव की ओर क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, इस तरह से पॉजिटिव की ओर क्या हो गई, यहां पर डाइवर्ट हो गई, और कुछ थी किरणें जो कि नेगेटिव की ओर क्या हो गई, यहां पर डाइवर्ट हो गई। तो हम जानते हैं कि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर जो गई होंगी वो किरणें कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, तभी वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हुई होंगी, इसलिए इनको बोल दिया बीटा, जो भी नेगेटिव से इस पर गई थी उसको बोल दिया अल्फा कण, अल्फा पॉजिटिव थे तो उन कणों को जो कि नेगेटिव की ओर डायरेक्शन में हुई उनको बोल दिया अल्फा कण। बाद में पहचान हुई कि अल्फा कण कौन होता है, हीलियम का नाभिक, यानी कि 2He4 का न्यूक्लियस, नाभिक ही क्या कहलाता है, अल्फा कण, जिसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस पर टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +k 2e, कितना चार्ज होगा उस पर, +k
2e टोटल चार्ज होगा अल्फा कण पर, तो वो नेगेटिव की ओर डाइवर्ट हो गई, ठीक है। और इस तरह से, और कुछ किरणें थी वो किधर की ओर डाइवर्ट हो गई, प्लस की ओर, तो उनको उसने बोल दिया बीटा नेगेटिव कण। क्या बोल दिया उनको, बीटा नेगेटिव कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर डाइवर्ट हुए, पॉजिटिव की ओर। और कुछ किरणें थी वो सीधी निकल गई, इस तरह से कुछ किरणें क्या हो गई, सीधी निकल गई, मतलब ना ही वो प्लस की ओर हुई डाइवर्ट, ना ही नेगेटिव की ओर डाइवर्ट हुई, तो मतलब वो कैसी हैं, उदासीन। और उन उदासीन किरणों का यहाँ पर नाम दिया, कौन सी किरणें, गामा किरणें। तो लिखें इसमें यूनिट सेकंड रेडियो एक्टिविटी, इसी को हेडिंग डाल देना रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, हेडिंग डाल दो इसको, और लिखें इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विघटित होते रहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विघटित होते रहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों का यही गुण, रेडियो एक्टिव पदार्थों का यही गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की। इसलिए रेडियो एक्टिव विकिरणों को, इसलिए रेडियो एक्टिव विकिरणों को, इसलिए रेडियो एक्टिव विकिरणों को बैकरल किरणें भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव विकिरणों को बैकरल किरणें भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो इसके बाद, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से इस प्रकार के कणों के उत्सर्जन के बारे में, इस प्रकार के कणों के उत्सर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार के कणों के उत्सर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फिर फर्स्ट पॉइंट, कुछ किरणें धनावेशित कण के रूप में उत्सर्जित होती हैं। कुछ किरणें धनावेशित कण के रूप में उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें अल्फा किरण कहते हैं, जिन्हें अल्फा किरण कहते हैं। अल्फा कण पर आवेश +2e होता है। अल्फा कण पर आवेश +2e होता है। अल्फा कण पर आवेश +2e होता है। जब इन कणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो, जब इन कणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो ये
विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो ये ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, देखो बीटा पॉजिटिव भी होते हैं और बीटा नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इस चीज की बाद में पहचान हुई कि बीटा दो टाइप का होता है। पहले बीटा को जब इस वाले आधार पर देखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर देखा गया, तब केवल बीटा नेगेटिव कणों की ही पहचान हो पाई, क्योंकि बीटा पॉजिटिव वाले तो इधर ही मुड़ गए अल्फा कणों के साथ, तो उनको मिक्स रूप में एक तरह से अल्फा कण बोला गया था। बाद में जब द्रव्यमान देखा गया तो अल्फा कणों का द्रव्यमान अलग था, बीटा कणों का द्रव्यमान, यहाँ पर कुछ और भी किरणें आ रही थी जिनका द्रव्यमान अलग था, इस तरह से द्रव्यमान अलग था, तब जाकर बीटा पॉजिटिव और अल्फा कण में अंतर हो पाया। लेकिन जब तक इस चित्र के बारे में देख रहे थे तब तक उनकी पहचान हम नहीं कर पाए थे, तब केवल बीटा नेगेटिव की ही पहचान हो पाई थी। तो नेगेटिव कणों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हालांकि बीटा पॉजिटिव भी होता है और बीटा नेगेटिव भी होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखना, कुछ किरणें ऋणावेशित कणों के रूप में उत्सर्जित होती हैं, कुछ किरणें ऋणावेशित कणों के रूप में उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें बीटा नेगेटिव कण कहते हैं। कुछ किरणें ऋणावेशित कणों के रूप में उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें बीटा नेगेटिव कण कहते हैं। यदि बीटा नेगेटिव कणों को बीटा नेगेटिव कणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाए, यदि बीटा नेगेटिव कणों को विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाए तो ये धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। थर्ड पॉइंट लिखना, उच्च ऊर्जा की कुछ आवेशित किरणें भी उच्च ऊर्जा की कुछ आवेशित किरणें भी उच्च ऊर्जा की कुछ आवेशित किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, उच्च ऊर्जा की कुछ आवेशित किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें गामा किरणें कहते हैं। उच्च ऊर्जा की कुछ आवेशित किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें गामा किरणें कहते हैं। जिन्हें गामा किरणें कहते हैं। यदि इन किरणों को यदि इन किरणों को विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजारा जाए, यदि इन किरणों को विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजारा जाए, तब इन किरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजारा जाए तब इन किरणों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वाले चित्र को बना लो, बीटा नेगेटिव कण, यहां अल्फा कण और यहां पर गामा कण है। यहां प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर देना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को।
ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड सोडी संबंध है एक, रेडियो एक्टिव विक्टन का नियम आपने ये पढ़ा होगा, n इक्वल टू n नॉट e की पावर में माइनस की लैम्डा t, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।